हेलो वेलकम टू द सीरीज ए टू जी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लाइंसेस। इस सीरीज में हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लाइंसेस के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली है, स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस को हमने डिस्कस किया और हमने ये भी समझा कि डीपी में यानी कि डेजिग्नेटेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन और इनसाइडर में क्या डिफरेंस है। आज है हमारा डे 7 और आज हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। तो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं और ये एक थंब रूल है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इस रूल को कि जब भी किसी भी पर्सन के पास किसी भी कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इन दैट केस वो जो पर्सन है उस कंपनी के लिए इनसाइडर बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास XYG कंपनी की अगर कोई यूपीएसआई है, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है, कंसल्टेंट है या कोई भी थर्ड पर्सन है, लेकिन अगर आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, इन दैट केस आप कंपनी के लिए इनसाइडर बन जाएंगे। और जैसे ही आप कंपनी के इनसाइडर बन जाएंगे, आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको ये जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको कम्युनिकेट नहीं करना है। ऑफ कोर्स आप लेजिटिमेट पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूपीएसआई का, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं। और दूसरा जो थंब रूल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इफ यू आर इन द पोजीशन ऑफ यूपीएसआई या फिर आपको यूपीएसआई का एक्सेस है, इन दैट केस यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड in the shares of the company or trade in the securities of the company। तो ये एक थंब रूल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। अगर आपके पास यूपीएसआई है तो आप कंपनी के सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी की अप्रूवल ले लें, चाहे आप एमडी की अप्रूवल ले लें या फिर किसी अथॉरिटी की अप्रूवल ले लें, किसी की भी अप्रूवल चाहे आप ले लें, उसके बाद भी आप जो है कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। पहला ये कि ट्रेडिंग का क्या मतलब है। देखिए, ट्रेडिंग का एक जो हम सिंपल सा मतलब समझते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि कंपनी के शेयर्स को या सिक्योरिटीज को आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो। सो ये ट्रेडिंग हम सभी लोगों को मालूम है। इसके अलावा सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइबिंग क्या होता है? अगर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है या फिर किसी और तरह का फर्दर इशू लेके आ रही है, उस केस में अगर आप कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आता है। ये जो डेफिनेशन है जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये रेगुलेशन में ही मेंशन है। तो ट्रेडिंग का मतलब सब्सक्राइबिंग हो गया, बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, और एक ब्रॉडर टर्म यहाँ पे दिया गया है डीलिंग, यानी कि आप कंपनी की सिक्योरिटीज में अगर डील कर रहे हैं तो वो भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा एग्रीइंग टू सब्सक्राइब, यानी कि आज आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आज आप बाय नहीं कर रहे हो, आज आप सेल नहीं कर रहे हो, बट यू आर एग्रीइंग टू सब्सक्राइब इन फ्यूचर, यानी कि डेरिवेटिव की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा अगेन एक ब्रॉडर टर्म दिया गया है, डील इन एनी सिक्योरिटीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे सिर्फ शेयर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिवेंचर्स की और भी किसी और तरह की अगर सिक्योरिटीज है कंपनी की तो उसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है। दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। एक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ईसॉप एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप ईसॉप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो जो है आपको अलाउ है इवन इफ यू आर हैविंग यूपीएसआई। अगर आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आप अपने ईसॉप को एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो अलाउ है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लेजिंग का। ये आपने बहुत बार सुना होगा, अगर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप अपने शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं तो ये भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आएगा। और जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की, वो आपको कंप्लाई करनी है प्लेजिंग के कंटेक्स्ट में भी। अगर हम प्लेजिंग को फर्दर समझें तो क्रिएशन ऑफ प्लेज होता है, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज होता है, रिवोकेशन ऑफ प्लेज होता है। क्रिएशन सबसे फर्स्ट स्टेज होती है जब आप अपने शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं। इन्वोकेशन अगर डिफॉल्ट होता है और रिवोकेशन अगर आप रीपे कर रहे हैं तो वहां पे प्लेज का रिवोकेशन होता है। तो ये जो तीनों स्टेज हैं, इन तीनों स्टेजेस पे आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, देन ऑब्वियसली यू आर सपोज टू कंप्लाई विद पीआईटी रेगुलेशंस।
लेकिन अगर आपकी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और वो प्रपोज टू बी लिस्टेड है, इन दैट केस ऑल्सो आप पे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेकंड, मान लीजिए कि आपके पास कंपनी की यूपीएसआई है, लेकिन आपने इतना कैलकुलेशन नहीं किया या इतना एनालिसिस नहीं किया, या फिर आपने अनअवेयर होके कि मेरे पास यूपीएसआई है और आपने कंपनी के सिक्योरिटीज में ट्रेड कर लिया। जब आपसे पूछा गया, आपने बोला कि मुझे आइडिया ही नहीं था, और मैं सही बताऊं मैंने इस यूपीएसआई को बेस मानते हुए ट्रेड नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास यूपीएसआई है और आपने ट्रेड किया है, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि आपका जो ट्रेड है दैट इज मोटिवेटेड बाय द नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ यूपीएसआई। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास यूपीएसआई है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की, यानी कि आपके पास यूपीएसआई है लेकिन उसके बाद भी आप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ मार्केट ट्रांसफर की। इस केस में अगर मान लीजिए कि दो पर्सन हैं ए और बी, और दोनों के पास सेम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इन दैट केस ए से बी को या बी से ए को ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो सकता है शेयर्स का। सो दैट इज पॉसिबल। तो एक तो ये एक्सेप्शन है कि अगर ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर है बिटवीन द पीपल जिनके पास सेम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इन दैट केस आप कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह का एक और एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि जो ये ऑफ मार्केट ट्रांसफर आपने किया, इसकी इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी है विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली यानी कि 13 अगस्त 2021 को सेबी से एक क्लैरिफिकेशन आया था, और एक क्लैरिफिकेशन था लास्ट ईयर के एक सर्कुलर के कंटेक्स्ट में। लास्ट ईयर एक सर्कुलर आया था सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर पे, यानी कि एसडीडी पे। तो सेबी, एनएसडीएल सीडीएसएल प्लस एनएससी पीएससी, तो ये जितनी भी एंटिटीज हैं, ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ये कोलैबोरेट होके आपके ऊपर जो बर्डन है कंप्लायंस करने का, फॉर्म सी सबमिट करने का, या फिर अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय ने ट्रेड किया है ये सबमिट करने का स्टॉक एक्सचेंज को, तो इसको खत्म कर दिया गया है। इसके लिए सेबी ने जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आपकी कंपनी में जितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैं, उन सबके नाम हमें बताइए, उनका पेन नंबर हमें बताइए, और उनका डीपीआईडी क्लाइंट आईडी हमें बताइए, और हम खुद उनके जो शेयर्स की मूवमेंट है उनको मॉनिटर करेंगे। और इसलिए आपको अलग से हमें जो रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2A एंड B का कंप्लायंस आपको नहीं करना है। तो आई एम अज्यूमिंग क्योंकि हमें अब स्टॉक एक्सचेंज को कोई फॉर्म सी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये ऑफ मार्केट ट्रांसफर है। अब ऑफ मार्केट ट्रांसफर में कैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल को पता चलेगा कि शेयर्स में मूवमेंट हुई है, ये प्रैक्टिकली देखना होगा, प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को समझना होगा। दूसरे जो एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा था वो है ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज की एक ब्लॉक डील विंडो होती है जहाँ पे मिनिमम शेयर्स की रिक्वायरमेंट है और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसकी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आपस में दो पर्सन जिनके पास सेम सेट ऑफ यूपीएसआई है वो ब्लॉक डील मैकेनिज्म के थ्रू शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी अलाउ है। अब बात करते हैं कुछ और एक्सेप्शन की। इसमें जो थर्ड एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए किसी रेगुलेटरी बॉडी ने या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि शेयर ट्रांसफर करने का, सो इवन इफ अगर ट्रांसफरर या ट्रांसफरी के पास यूपीएसआई है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है या फिर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है, इन दैट केस ये जो ट्रांसफर है ये अलाउ होगा। फोर्थ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, ईसॉप शेयर्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये हमने बात की इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट शेयर होल्डर के बारे में, यानी कि नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर के बारे में। अब कॉर्पोरेट जो है, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेती है। अगर हम कंपनी की बात करें, उसका मैनेजमेंट या फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए जो ट्रेडिंग का डिसीजन है
वो जिन लोगों ने लिया है या जिन ऑफिशियल्स ने लिया है उनके पास यूपीएसआई नहीं थी। यूपीएसआई हो सकता है किसी और एग्जीक्यूटिव के पास हो या फिर किसी और मैनेजमेंट के पास हो, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, ये जो एग्जीक्यूटिव है जिनके पास यूपीएसआई है, वो ट्रेडिंग के डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस तरह का जो ट्रेड है ये भी अलाउ है। इसके बाद जो लास्ट एक्सेप्शन है वो है ट्रेडिंग प्लान का, यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग प्लान लिया हुआ है तो आप ट्रेड कर सकते हो इवन इफ यू हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, हम ट्रेडिंग प्लान के बारे में आने वाले सेशंस में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास यूपीएसआई है तो भले ही आप बोलें कि मैंने इससे मोटिवेट होके यानी कि यूपीएसआई से मोटिवेट होके ट्रेड नहीं किया है, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि आपने यूपीएसआई को बेस मान के ही ट्रेड किया है। तो इसका जो ओनस है प्रूव करने का, यानी कि अगर आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पर्सन्स या कनेक्टेड पर्सन्स की ही है। बाकी के केसेस में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बोर्ड की यानी कि सेबी की होती है। So this was all about trading when in the possession of UPSI. Thank you so much.